नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका उदित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट यूनिट लेके आए हैं जिसका नाम है सेल और सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं और सेल का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एक एक चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा सारा लेक्चर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आसान भाषा में होता है, और वैसे ही इस लेक्चर को भी हम बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए इसको हम शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि सेल होता क्या है। ठीक है, A human cell is the basic structural, functional and biological unit of human body। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ह्यूमन सेल है क्या, तो बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब कि एक इंसान का शरीर अगर किसी चीज से बना है या फिर शरीर काम कर रहा है तो वो किसी न किसी पार्टिकुलर सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर जो है बॉडी का और पूरा फंक्शन जो है बॉडी का वो किससे बना है, सेल से बना है। ठीक है, all tissue, organs and system of the body are made up of cell। ठीक है, हमारा बॉडी जो होता है वो किससे बना होता है, तो वो सेल से बना होता है, लेकिन इनकी भी एक हायरार्की होती है। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे सेल होता है, सेल क्या बनाता है, टिश्यू। सेल क्या बनाता है, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, और सिस्टम से बनती है बॉडी। तो ये जो सेल है, कहीं ना कहीं सेल क्या कर रही है, बॉडी को बना रही है। ठीक है, लेकिन इनके बनने का जो एक प्रोसेस होता है वो एक हायरार्की में होता है कि सेल होती है, कई सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं, कई सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, और उस ऑर्गन से बनता हमारा सिस्टम, और सिस्टम से बनती है हमारी पूरी बॉडी। ठीक है, ओके। अब एक सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये सेल है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, सेल है। सेल में आपको अलग अलग ऑर्गेनल्स देखने को मिल रहा है। ये जो है ये ऑर्गेनल्स अलग अलग देखने को मिल रहे हैं आपको। हम सारे ऑर्गेनल्स की बात एक एक करके करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्या हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके अलावा ये सबसे बड़ा जो ऑर्गेनल्स यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ये हमारा जो है लाइसोसोम है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, लाइसोसोम है। ठीक है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। ठीक है, हम सब एक ऑर्गेनल्स की बात करेंगे और सबके एक एक करके उनके फंक्शंस के बारे में और किस चीज से मिलके वो ऑर्गेनल्स बना हुआ है उसकी बात करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कुछ सबसे बड़ा हमने बता दिया कि ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम। इनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इनको जानने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। से हमने यहाँ पे एक सेल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये क्या है, सेल, बीच में न्यूक्लियस है, ये आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, हमने जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में बताया था। तो ये जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये आपको जो आउटर कवरिंग दिख रही है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि ये किसका बना होता है, प्लाज्मा का बना होता है। चलिए इसके फंक्शन की बात हम कर लेते हैं। तो ये सेल की आउटर कवरिंग होती है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये क्या है, सेल की आउटर कवरिंग है। कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर करेगा या फिर सेल्स के बाहर आएगा, ये किसके ऊपर कंट्रोल होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कंट्रोल होता है। वो अलाउ करता है कि किसको अंदर जाना है और किसको बाहर आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्रोटेक्ट्स द सेल, सेल को, पूरी सेल को अगर कोई प्रोटेक्ट करा तो सेल मेम्ब्रेन करेगी क्योंकि इसकी आउटर कवरिंग है। ठीक है, फोन में हम कवर क्यों लगाते हैं, ताकि जो फोन है वो प्रोटेक्ट हो सके। वैसे ये सेल की कवरिंग जो पूरे सेल को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। मेंटेन सेल शेप एंड होम्योस्टेसिस। ठीक है, सेल के शेप को भी मेंटेन करना और सेल में जितने भी होम्योस्टेसिस प्रोसेस हो रहा है उसको भी क्या करना, मेंटेन करने का काम किसका होता है, सेलुलर मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। चलिए कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि ये किस किस चीज से मिलकर बना है। तो फास्फोलिपिड इतने परसेंट, 40 to 50% फास्फोलिपिड होता है, 50 to 60% क्या होता है इसमें, प्रोटीन होता है, और कुछ मात्रा कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स के भी होते हैं। तो ये हो गया कंपोजिशन कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम अगर स्ट्रक्चर की बात कर ले तो साइटोप्लाज्म, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म।
ठीक है, यहाँ पे हम फिर से सेल को ड्रॉ करते हैं। ये हमने सेल को ड्रॉ किया, ये हमारा आउटर सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसके बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स हैं और इनके बीच में भरा होता है फ्लूइड। ये क्या भरा है, सेल के अंदर फ्लूइड, जिसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल। इसको हम बोलते हैं साइटोसोल। ये जो फ्लूइड भरा है इसमें, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल। और इस फ्लूइड के साथ साथ हम इस ऑर्गेनल्स को भी अगर ले लें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल्स। तो साइटोसोल और इस सेल ऑर्गेनल्स के साथ अगर हम मिक्स करके बात करें तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तो एक जेली लाइक फ्लूइड है इनसाइड द सेल। सेल के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड है, और जेली लाइक ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। कंटेन सेल ऑर्गेनल्स। ये जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए फंक्शन की बात कर ले हम, तो सेल ये जो है हमारा साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड है, वो क्या करता है कि मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन, ये क्या कर रहा है, एक माध्यम जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके। जैसे कि यहाँ से अगर कोई चीज यहाँ जानी है, ठीक है, या फिर इस ऑर्गेनल से इस ऑर्गेनल तक जाना है, या फिर हमारे न्यूक्लियस से कोई चीज बाहर जानी है, या फिर बाहर से कोई चीज न्यूक्लियस तक आनी है, तो इस साइटोप्लाज्म के थ्रू ही वो क्या करेंगे, एक दूसरे से जो है रिएक्ट कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, होल ऑर्गेनल्स। हमने बताया कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, ये इन्हीं के बीच में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है वो एक फ्लूइड होता है सेल के अंदर, और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोसोल। और साइटोसोल में अगर हम सेल ऑर्गेनल्स के साथ अगर देखें तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए कंपोजिशन की बात कर ले, तो हमने बताया कि फ्लूइड है, तो फ्लूइड है तो इसमें पानी जरूर होगा। तो वाटर 70 to 80% इसमें पानी देखने को मिलेगा। उसके साथ इसमें आयन, साल्ट, प्रोटीन, एंजाइम और क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स हम बोल सकते हैं इसको। ये क्या था, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स अगर पूछा जाए तो हम हमेशा जवाब देंगे न्यूक्लियस। ठीक है, और इसका दूसरा नाम जो है वो कंट्रोल सेंटर, हम इसको बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, या फिर ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी ये जाना जाता है। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि सेल का ब्रेन किसको कहते हैं, तो हमारा जवाब जाएगा न्यूक्लियस। या फिर पूछे कि कंट्रोल सेंटर ब्रेन सेल का कौन है, तो वो भी हमारा आंसर जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो क्या कंटेंट किया रहता है, डीएनए, और इसके अंदर ही आरएनए भी पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल्स जितने होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। ठीक है, चलिए फंक्शन की बात हम अगर कर लें, तो ये क्या करता है, स्टोर जेनेटिक मटेरियल्स। हमने अभी बताया कि जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। मेटाबॉलिज्म और बॉडी का जितना ग्रोथ होता है वो सारा, बॉडी का ग्रोथ किससे होगा, सेल के ग्रोथ से होगा। तो सेल का ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियस के ऊपर करता है। ठीक है, रेगुलेट सेल डिवीजन। अब सेल का डिवीजन जो है वो नॉर्मल हो रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है, वो भी न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इसको डिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इसी के अंदर है, और डिवीजन भी क्या होता है कि सेल के न्यूक्लियस के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए कंपोजिशन अगर हम देखें इसका किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो इसमें क्या, न्यूक्लियर एनवलप होता है। ठीक है, क्रोमेटिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए और प्रोटीन को मिला के हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, और साथ साथ में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है और न्यूक्लियोलस क्या होता है, उसकी भी बात हम आगे चल के करेंगे। चल यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। ये हमने सेल बनाया, सेल के अंदर हमने न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर फ्लूइड साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए यहाँ पे दो टर्म आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक साइटोसोल, ठीक है, फ्लूइड पार्ट। जैसा कि हमने बताया कि जो सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है कि ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ढेर सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, और इनके अंदर भरा होता है फ्लूइड। ठीक है, अगर हम इस पूरे इंट्रासेलुलर कंटेंट को निकालें और इसमें से जितने भी ऑर्गेनल्स है उसको हमने अलग कर दिया, बचा सिर्फ फ्लूइड। हमारे पास क्या बचा, फ्लूइड बचा, उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोल क्या होता है कि सिर्फ फ्लूइड वाला जो पोर्शन है विदाउट सेल ऑर्गेनल्स, उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। अगर इसी साइटोसोल के साथ हम ऑर्गेनल्स को मिक्स कर देते हैं तो वो बन जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, दूसरी चीज है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या है, हमने बताया कि सेल के अंदर फ्लूइड साइटोप्लाज्म,
न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम दोनों फ्लूइड को अगर आपस में मिक्स कर दें या फिर दोनों फ्लूइड को एक साथ लेके बात करें तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। चलिए, ये आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपको यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, और इनके अंदर भरा होता है फ्लूइड जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और यहाँ पे बीच में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर भी होते हैं, ठीक है। और जो सेल डिवीजन होता है वो यहीं से होना शुरू होता है। तो ये जो है बीच में, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस का जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। चलिए, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स की बात हम कर लें। ये तो हमारा न्यूक्लियोलस जो अभी हमने बात की, ये क्या होता है? राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम का अगर देखा जाए फॉर्मेशन या फिर असेंबली हम बोल सकते हैं, असेंबली जो होता है राइबोसोम का वो कहाँ से होता है? न्यूक्लियोलस से, ठीक है। इसका जो फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए का सिंथेसिस करना, और साथ में क्या करना? राइबोसोम का असेंबली करना, ठीक है। राइबोसोम क्या होते हैं उसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, तो इसमें आरएनए होता है, प्रोटीन्स होते हैं और डीएनए सेगमेंट भी पाया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स की हम बात कर लें, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना भी होगा और बहुत ही चर्चित होता है, और सबसे देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका भी होता है सेल में, क्योंकि ये क्या करता है? एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। सेल में एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे जितने भी सेल्स हैं, वो अगर काम कर रहे हैं तो वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की देन है, क्योंकि यही उनको एनर्जी देता है काम करने के लिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक नाम देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, और पावर हाउस का काम ही क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन करना। क्या करना होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन करना काम होता है पावर हाउस का, ठीक है। चलिए, फंक्शन की अगर इसकी हम बात कर ले तो फंक्शन में क्या है कि एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी होती क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में? तो एटीपी फॉर्म में होता है, और इस एटीपी का प्रोडक्शन करना किसका काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको, ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इसको हम रेस्पिरेटरी सेल भी बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल्स ऑफ सेल। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल्स होता है, ठीक है। अगर पूरे सेल में रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन ऑर्गेनल्स है तो उसकी हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस क्या होता है कि हमारा सेल नेचुरली कब डेथ हो उसका, ठीक है। जैसे कि एक सेल होती है, उसकी एक लाइफ स्पैन है, एक समय के बाद उसको डेथ होना है, तो कितने समय किस सेल को जिंदा रहना है इसका भी रेगुलेशन कौन करता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। तो जो नेचुरल सेल डेथ होता है, नेचुरल सेल डेथ, इसी को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है। कि नेचुरल सेल का अब समय हो चुका है, अभी इसका कोई फंक्शन नहीं हमारी बॉडी में, उसका डेथ करने का जो टाइम पीरियड है वो कौन डिसाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कंपोजिशन देख लीजिए, यहाँ पे कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं, किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो इसमें डबल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख लीजिए, पहले एक आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली, और दूसरी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होगी इनर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्रिस्टी देखने को मिलेगी, क्रिस्टी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ये देखिए, ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, ठीक है। ये क्या है? क्रिस्टी। उसके साथ आपको देखने को मिलेगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है ये स्पेस, यहाँ पे ये जो स्पेस है, दो क्रिस्टल के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। जो कि किससे भरा है? एंजाइम से भरा होता है, और राइबोसोम उसके अंदर भरे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। यहाँ पे आपको इसी जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा डीएनए, ठीक है। ये जो आपको देखने को मिला है यहाँ पे डीएनए देखने को मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स हमारा राइबोसोम। राइबोसोम को हम नाम देते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसका प्रोडक्शन कर रहा होगा? प्रोटीन का कर रहा होगा, ठीक है। फंक्शन फंक्शन क्या है इसका? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये प्रोटीन बना रहा है इसलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रोटीन फैक्ट्री। ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स मतलब कि दाने दाने की तरह स्ट्रक्चर होता है, और सेल में मैक्सिमम ऑर्गेनल्स के पास ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे ऑर्गेनल्स को प्रोटीन चाहिए, तो ये करते भी क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन इसका क्या है? आरएनए और प्रोटीन इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है हमारे राइबोसोम के अंदर? आरएनए 60% और प्रोटीन 40% होता है, ठीक है।
स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ पे राइबोसोम कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये सेल के सबसे सेंटर वाला जो सबसे बड़ा वाला जो ऑर्गेनल्स है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको सेंटर में दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। और यहाँ जो ये ग्रीन वाला आपको पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और इसके आसपास ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्रेन्यूल्स, यही क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। तो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं ये, और मैक्सिमम ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके पास देखने को मिलते हैं, और वही क्या होते हैं, राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं और इसको हम बोलते हैं स्केलेटल ऑफ सेल, ठीक है। कि सेल का जो शेप प्रोवाइड होता है, ठीक है, वो किन की वजह से होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ, ठीक है। तो एक क्या होता है रफ और दूसरा क्या होता है स्मूथ। तो रफ और स्मूथ में क्या अंतर है, इनके दूसरे नाम की हम बात कर लेंगे तो अंतर हमारा साफ साफ सामने आ जाएगा कि इंडो जो रफ है उसमें ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं, ग्रेनुलार इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसको हम बोलते हैं। तो वो ग्रेन्यूल्स कौन से हैं, अभी हमने बताया कि इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम नाम का, जो कि किस तरह के तरीके का होता है, ग्रेन्यूल्स की तरह होता है, दाने दाने की तरह होता है, ठीक है। तो ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपको ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसके पास क्या पाए जाते हो, जिसके पास क्या पाया जाता हो, राइबोसोम, उनको हम बोलते हैं ग्रेनुलार इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस, और इनका और काम होता है प्रोटीन फोल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। प्रोटीन को फोल्ड करना और एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का काम भी किसका होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ओके, नेक्स्ट है स्मूथ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, अग्रेनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा ये क्या है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं पे भी राइबोसोम देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अग्रेनुलर, ठीक है, अग्रेनुलर या फिर स्मूथ। यहाँ पे कोई भी ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलते हैं। इनका फंक्शन जो है वो लगभग लगभग सेम ही होता है, लिपिड सिंथेसिस करना, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन, कुछ अलग भी चीजें इसका, जैसे कि लिपिड का सिंथेसिस करना, ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन करना, जितनी भी टॉक्सिक चीजें हैं सेल के अंदर उसको डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है। स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रोडक्शन, स्टेरॉयड हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना बहुत ही बड़ी चीज है ये, ठीक है। स्टेरॉयड का अगर कोई पूछे कि प्रोडक्शन किस सेल ऑर्गेनल से होता है, तो ये हमें बिल्कुल याद रखना है कि स्टेरॉयड का प्रोडक्शन जो होता है वो हमारे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, कैल्शियम स्टोरेज, कैल्शियम का स्टोरेज भी किसके अंदर होता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें क्या क्या होता है, ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होती है, ये आपको दिख रहा है ट्यूबुलर, ये मेम्ब्रेन है, और उसके साथ साथ क्या होता है, इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल्स है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस, इसको हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं, इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग सेंटर बोलते हैं, और सबसे मेन चीज इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस में होता क्या है कि कहीं से भी कोई लेटर आए, ठीक है, या फिर कोई कार्ड वगैरह आता है, जो भी चीजें, जैसे मान लीजिए कि हम हमारे पास कुछ भी आता है और उसको हमें गांव में भेजना होता है, ठीक है, जिसके नाम से हमारे पास आया, जिसके नाम से पोस्ट ऑफिस में आता है, उनके पास भेजने के लिए उसको हम क्या करते हैं, पहले पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। पैकेजिंग करके क्या करते हैं, हम वहां वहां पे भेजते हैं, या फिर हमने अगर कहीं पे लगाया, पोस्ट किया हमने, तो पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद उसको पैक किया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, वो भेजते हैं। तो यहाँ पे पैकेजिंग किसकी हो रही है, प्रोटीन की हो रही है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन की पैकेजिंग होती है, उसके बाद उनको क्या करते हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के पास भेजा जाता है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फंक्शन क्या है इसका, पहले तो प्रोटीन को मॉडिफाई करना, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन के बाद सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, अब उसको छाटेंगे कि कौन सही है कौन नहीं सही है, उसके बाद उसको पैक करेंगे, देन क्या फॉर्मेशन ऑफ, और उसके बाद हम उसको उनकी जगह पे जहां उनकी जरूरत है वहां पे भेजेंगे, और साथ में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना भी किसका काम होता है, तो गोल्जी ऑपरेटर्स का होता है, ठीक है। कंपोजिशन, कंपोजिशन में ये क्या है, स्टैक,
ये क्या होता है कि सिस्टर्नी से बना होता है। ये क्या है, सिस्टर्नी जो होता है उससे बना होता है। नेक्स्ट इसमें कुछ वेसिकल्स पाए जाते हैं और लिपिड प्रोटीन मेम्ब्रेन भी होती है। ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम का प्रोडक्शन, अभी यहाँ पे हमने देखा कि लाइसोसोम का जो है फॉर्मेशन कौन कर रहा है, तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन हमारा गोल्जी ऑपरेटर्स करता है, ठीक है। और इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर अगर कोई भी इसको लगता है कि कोई सेल ऑर्गेनल्स ही खराब हो चुका है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको मार देगा, खत्म कर देगा, पूरी तरह से खा जाएगा। या फिर अगर इसको लगेगा कि ये जो सेल है, जिस सेल के अंदर ये लाइसोसोम है, इसको लगेगा कि ये सेल खराब हो गई, अब इसका कोई काम नहीं है, तो जब उस सेल का कोई काम नहीं है तो उसको रहने का भी कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम उस सेल को मार देता है। जैसे इस सेल के अंदर है यहाँ पे, और ये जो सेल है वो खराब हो गई, अब इसका कोई काम नहीं है, इसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, तो ये जो लाइसोसोम है इस सेल को क्या करेगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए इसका नाम जो है वो क्या होता है, सुसाइडल बैग। इसी के अंदर है और इसी की वजह से पूरा जो है हमारा सेल है वो मर जा रहा है, ठीक है। फंक्शन क्या है, डाइजेस्ट अनवांटेड मटेरियल्स। हमने बताया कि इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनल्स है या फिर कोई अनवांटेड मटेरियल्स है जिसकी जरूरत नहीं है तो उसको क्या करना, खा जाना। ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्ट, कोई वेस्ट है सेल्स के अंदर या फिर सेल्स ही एक वेस्ट बन गया तो उसको तोड़ देना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ऑटोफेजी, खुद को ही खा जाना, अपने आप को भी खा जाना और जिस सेल के अंदर उसको भी क्या करना, खुद क्या करना, खा जाना, खा के खत्म कर देना, ठीक है। कंपोजिशन क्या है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देखने को मिलते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और क्या है, एसिडिक इंटरनल पीएच, और इसका जो पीएच होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। इसका जो पीएच है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल डिवीजन के लिए। जिस सेल के अंदर अगर सेंट्रोसोम नहीं है तो उस सेल का सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले तो हमारे बॉडी में एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन न्यूरॉन से मिलकर हमारा ब्रेन बनता है, ठीक है। और इस सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, जिनकी वजह से अगर ये सेल एक बार डैमेज हो गया तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं होता है, ठीक है। एक बार डीजनरेट हो गया तो रीजनरेट नहीं होता क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होता है, सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, उसके अंदर जो है सेंट्रोसोम होते ही नहीं, ठीक है। चलिए, सेंट्रोसोम को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में एमटीओसी के नाम से जानते हैं। फंक्शन क्या है इनका, फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्पिंडल फाइबर्स को बनाना सेल डिवीजन के समय, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे तो सेल डिवीजन ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, उनको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। जितने भी छोटे छोटे ट्यूबल्स हैं उनको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। तो ये दोनों जो इसके फंक्शन है वो सेल डिवीजन में ही हेल्प करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इनका कंपोजिशन, किस चीज से ये मिलके बने होते हैं, तो ये क्या है कि आपको सेंट्रियोल से मिलके बने होते हैं, ये सेंट्रियोल से मिलके बने होते हैं और इनके साथ साथ क्या होता है, इसमें प्रोटीन मैट्रिक्स भी पाया जाता है। नेक्स्ट है क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन क्या है, इसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, जो हमारा क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम का अगर हम देखें कि यूनिट, अगर इसको हम यूनिट देखें तो ये किसका बना होता है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन का बना होता है। और क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह होता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन से मिलकर क्रोमोसोम बनता है, और क्रोमेटिन किससे मिलकर बनता है, तो डीएनए से मिलकर बनता है। फंक्शन क्या है, कैरी जीन्स, ये जीन्स को कैरी करते हैं, ठीक है। जैसे जेनेटिक चीजें होती है ना, हमारे मदर या फादर से हमें मिल रही है, तो वो किसके अंदर होती है, क्रोमेटिन के अंदर होती है। जो हमारे फादर या फिर मदर के जितने भी सेल्स से मिलके हम बने हैं, उसमें जो क्रोमेटिन्स होता है वो उनके जीन को क्या करता है, हमारे अंदर ट्रांसफर करता है, ठीक है। रेगुलेट्स डीएनए पैकेजिंग, और डीएनए का पैकेजिंग करना भी इनका काम होता है। मतलब कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ये सेल के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेल के डिवीजन में ये भी हेल्प करते हैं। कंपोजिशन क्या है, डीएनए होता है इसमें और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो मैक्सिमम जो सेलुलर कंटेंट है, सेलुलर ऑर्गेनल्स है, वो आपने देखा होगा कि प्रोटीन से ही मिलके बन रहा है। उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें जो है वो प्रोटीन देखने को हमें मिला है, ठीक है। चलिए, ये तो हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स की बात हमने कर ली, उनके एक एक फंक्शन की बात कर ली, उनके स्ट्रक्चर की बात कर ली। हम कुछ चीजें देखेंगे यहाँ पे, स्पेसिफिक मैक्रोफेजेस। ये क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है, जितने भी ऑर्गन है, वो लीवर हो गया, किडनी हो गया, स्किन या फिर कोई भी जो जितने भी ऑर्गन है,
उनके अंदर एक स्पेसिफिक सेल होती है जो मैक्रोफेजेस का काम करती है। मैक्रोफेजेस का मतलब कि अगर उनके अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजें एंटर कर चुकी हैं तो उन्हें मारने का काम, ठीक है। मतलब उनका एक पर्सनल सिक्योरिटी होती है कि जैसे इनके ऑर्गन के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी पैथोजन आया तो ये स्पेसिफिक सेल क्या करती है, उनको खा जाती है, ठीक है। तो हम कुछ ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे लीवर की अगर हम बात करें तो लीवर में कौन कौन से मैक्रोफेजेस होते हैं, कौन से मैक्रोफेजेस होते हैं, कौन से सेल ऐसे हैं जो मैक्रोफेजेस का काम करते हैं, तो उसका नाम हम रखते हैं कुफर सेल। लीवर में जो सेल मैक्रोफेजेस का काम करते हैं उसको हम बोलते हैं कुफर सेल, ठीक है। किडनी में जो सेल मैक्रोफेजेस का काम करती है इसको हम बोलते हैं मिजेंजियल सेल। मिजेंजियल, MESANGIAL, मिजेंजियल सेल बोलते हैं। स्किन में जो सेल होती है इसको हम बोलते हैं लैंगरहैंस, ठीक है, लैंगरहैंस सेल। याद रखिएगा कि ये जो सेल है ये स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है, ये मैक्रोफेजेस है। ये सिर्फ क्या करती है, इम्यूनिटी का काम करती है कि इस ऑर्गन के अंदर ये प्रेजेंट है और जैसे ही कोई पैथोजन है उसको मार देना, इतना इनका काम है, ठीक है। ब्रेन के अंदर होती है माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया सेल। लंग्स के अंदर होता है डस्ट सेल। बोन के अंदर होता है ओस्टियोक्लास्ट। ऐसे ही बाकी भी ऑर्गन्स के पास उनके अलग स्पेसिफिक माइक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। वो आपको ढूंढना है और ढूंढ के लिखना है। चलिए नेक्स्ट हम अगर बात कर ले बोन फॉर्मिंग सेल की, सॉरी ऑर्गन फॉर्मिंग सेल की, तो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन जो होते हैं उनको स्पेसिफिक सेल क्या करती है, उनका फॉर्मेशन करती है, ठीक है। बोन फॉर्मिंग सेल बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट भी हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्गन होता है उस वो किस स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। किडनी किससे बना है, किडनी बना है हमारा नेफ्रॉन से, ठीक है। ब्रेन किससे बना है, ब्रेन बना है न्यूरॉन से। या फिर स्पाइनल कॉर्ड किससे बना है, वो भी न्यूरॉन से मिलकर बना है। लीवर किससे बना है, लीवर बना है हिपैटोसाइट से, ठीक है। वैसे ही बोन किससे बना है, स्प्लीन किससे बना है, हार्ट किससे बना है, लंग्स किससे बना है और मसल्स किससे बना है। ये आपका होमवर्क है और ये आपको कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि ये जो सारे ऑर्गन्स हमने छोड़े हैं उनका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कौन सा है, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा सेल यूनिट जो वो अच्छे समझ में आया होगा और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।